नमस्कार दोस्तों, वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी से बजट पेश करेगी। आगामी संसदीय चुनाव के पहले सरकार का ये इस कार्यकाल का आखिरी बजट होगा। सामने आई जानकारी के मुताबिक इस बार अंतरिम बजट में सरकार कृषि और महिलाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं करने वाली है। इसके अलावा इस बजट में पीएम मोदी की गारंटियों पर भी फोकस करने की बात कही जा रही है और वहीं लाडली बहना योजना पूरे देश में लागू की जाएगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी जीएसटी घटेगा, बढ़ेगी टैक्स की छूट की लिमिट। बजट से है कई उम्मीदें और वहीं 4 तरह के टैक्स की छूट की उम्मीद लगाकर बैठे हैं टैक्स पेयर्स। 1 फरवरी को इसका ऐलान हो सकता है। बजट 2024 में इसका ऐलान किया जा सकता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नए सेंट्रल केवाईसी की भी शुरुआत फाइनेंशियल सर्विसेज के इस्तेमाल में इससे आसानी होगी। ये बजट 2024 से पहले हो सकती है। आपको इन सभी चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। देखिए, पहले बात करते देश की करोड़ों महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, पूरे देश में लागू होगी लाडली बहना योजना। आपको बताते हैं आखिर ये मसला क्या है। देखिए, सरकार आगामी आम चुनाव में देश की जनता को साधने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी करेगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए पूरे देश में लाडली बहना लाने की भी उम्मीद जताई जा रही है। आपको पता ही है, वित्त वर्ष 2024 और 25 के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करेगी। आगामी संसदीय चुनाव के पहले सरकार का इस कार्यकाल के आखिरी बजट होगा। सामने आई जानकारी के मुताबिक इस बार अंतरिम बजट में सरकार कृषि और महिलाओं को लेकर कई बड़ी घोषणाएं करने वाली है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार किसानों और महिलाओं को लेकर इस बजट में कई घोषणाएं करेगी। इसके अलावा इस बजट में पीएम मोदी की गारंटी पर भी फोकस करने की बात कही जा रही है। जानकारों की माने तो सरकार आगामी आम चुनाव में देश की जनता को साधने के लिए पीएम किसान सम्मान निधि की राशि में बढ़ोतरी करेगी। इसके अलावा महिलाओं के लिए पूरे देश में लाडली बहना योजना लाने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि यह योजना छत्तीसगढ़ में लागू है और वहाँ पर इस योजना के तहत महिलाओं को 1000 से लेकर 3000 के बीच में राशि हर महीने दी जाती है। वहीं हेल्थ सेक्टर की बात करें तो अंतरिम बजट में आयुष्मान भारत योजना की तरह हेल्थ इंश्योरेंस कवर बढ़ाया जाएगा। वहीं सरकार शिक्षा और स्किल को लेकर भी बड़ी घोषणा कर सकती है। इसके अलावा किसान भाइयों, आप विशेष ध्यान दें, आगामी फाइनेंशियल ईयर के लिए एग्री क्रेडिट का टारगेट बढ़ाकर 22 से 25 लाख करोड़ रुपए किया जा सकता है। सरकार ये भी सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि शर्तें पूरी करने वाले हर किसान को लोन आसानी से मिल सके। सामने आई जानकारी के माने तो इस फाइनेंशियल ईयर के लिए केंद्र सरकार ने एग्री लोन के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य निर्धारित किया था। दोस्तों, बात करते हैं बजट के दूसरे मुद्दे की, तो ये है इंश्योरेंस प्रीमियम पर घटेगा जीएसटी, बढ़ेगी टैक्स छूट की लिमिट और बजट से और भी है उम्मीदें, बताएंगे आपको। देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर और टैक्स पेयर्स को बजट से काफी उम्मीदें हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश करेगी। इंश्योरेंस सेक्टर और मार्केट एक्सपर्ट्स अजीत गोस्वामी का कहना है कि इंश्योरेंस का दायरा बढ़ाने के लिए इसे अफोर्डेबल बनाना चाहिए। लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस के प्रीमियम पर भी जीएसटी कम करने की जरूरत है। साथ ही ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स डिडक्शन की मौजूदा लिमिट को सेक्शन 80C और 80D में बढ़ाए जाने की जरूरत है। यूनियन बजट 2024 के तीसरे मुद्दे की बात करें तो वह 4 तरह की टैक्स छूट की उम्मीद लगाकर बैठे टैक्स पेयर्स। 1 फरवरी को हो सकता है इसका ऐलान, बताएंगे आपको इसके बारे में विस्तार से। देखिए, अंतरिम बजट 2024 पेश होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी सरकार के अंतरिम बजट 2024 को पेश करेगी। वित्त मंत्री ने पहले स्पष्ट कर दिया है कि इस बार के बजट में बहुत खास ऐलान नहीं होने वाले हैं, लेकिन लोगों की टैक्स छूट को लेकर उम्मीदें हैं, जिसका ऐलान आगामी बजट में हो सकता है। लोगों को उम्मीद है कि वित्त मंत्री इस बजट में राष्ट्रीय पेंशन योजना यानी कि एनपीएस में जमा अमाउंट विड्रॉल के समय टैक्स बनाने के लिए धारा 80C के तहत कटौती सीमा बढ़ाना भी शामिल करेगी। वहीं वेतन पाने वाले कर्मचारियों को होम लोन के लिए रीपेमेंट के लिए एक अलग कटौती सेक्शन 80C और 80D छूट में बढ़ोतरी की उम्मीद है। आइए आपको बताते हैं टैक्स से जुड़े कौन से 4 नियमों में बदलाव की उम्मीद है। पहले तो बात करते हैं सेक्शन 80C के तहत सीमा छूट में बदलाव। देखिए, मौजूदा समय में धारा 80CCI के मुताबिक धारा 80C, 80CCC और 80CCD के तहत उपलब्ध कटौतियां एक साथ मिलकर अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपए तक है। 2014 में 1.5 लाख रुपए की सीमा को 1 लाख रुपए से संशोधित किया गया था। ऐसे में उम्मीद है कि 2,50,000 रुपए तक इसे किया जा सकता है। दूसरे नियम की बात करें तो वह टैक्स स्लैब में बदलाव। देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 2014 से टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं हुआ है, जिसके कारण टैक्स का बोझ लोगों पर बढ़ता जा रहा है। ऐसे में पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स स्लैब में बदलाव होने की उम्मीद है। वहीं बात करें पुरानी टैक्स व्यवस्था के तहत मौजूदा टैक्स स्लैब की, तो 3 लाख रुपए तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 3 से 6 लाख रुपए तक की आय पर 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख रुपए तक की आय पर 10% टैक्स लगेगा। 9 से 12
लाख रुपए के बीच आय पर 15% टैक्स लगेगा और 12 से 15 लाख रुपए के बीच की आय पर 20% टैक्स लगेगा। 15 लाख रुपए और उससे अधिक की आय पर 30% टैक्स लगेगा। वहीं बात करते हैं तीसरे नियम की, तो वो है एनपीएस विड्रॉल पर टैक्स की छूट की मांग। देखिए, मौजूदा समय में एनपीएस से 60% तक रकम निकालने पर टैक्स नहीं लगता। मैच्योरिटी पूरा होने पर 60% राशि तक निकालने की अनुमति दी जाती है। बाकी 40% राशि से एन्युटी ली जाती है, ये एन्युटी टैक्स के तहत आती है। ऐसे में मांग की जा रही है कि इसे टैक्स छूट के तहत लाया जाए। वहीं बात करें अब चौथे नियम की, तो वह होम लोन पर अलग टैक्स छूट की उम्मीद। देखिए, आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आवासीय घर के लिए होम लोन की मूल राशि के रिपेमेंट के लिए टैक्स योग्य आय से 1.5 लाख रुपए तक की कटौती का दावा करने की अनुमति है। हालांकि ये कटौती आप किसी अन्य योजना के तहत भी ले सकते हैं, जिसमें जीवन बीमा योजना, सरकारी योजना और अन्य। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि लोगों को राहत देने के लिए होम लोन रिपेमेंट के लिए अलग से टैक्स छूट पेश की जा सकती है। वहीं बात करें अब नए सेंट्रल केवाईसी की, तो नए सेंट्रल केवाईसी की शुरुआत से फाइनेंशियल सर्विसेज के इस्तेमाल में भी आसानी होगी। इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताते हैं। देखिए, सरकार यूनियन बजट से पहले सभी तरह की फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए सिंगल नो योर कस्टमर यानी कि केवाईसी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। इससे बार बार पेपर वर्क करने से तो छुटकारा मिलेगा ही, साथ ही फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और दूसरे बिजनेसेस की कॉस्ट में कमी आएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी बढ़ेगा। एक सेंट्रलाइज फुल प्रूफ केवाईसी से निवेश को आकर्षित करने में मदद मिलेगी। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को कामकाज में आसानी होगी और इन्वेस्टर्स के लिए भी निवेश करना आसान होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस मसले पर विचार के लिए 24 जनवरी को एक उच्च स्तरीय मीटिंग भी बुलाई थी। इस बैठक में वित्त मंत्रालय के शीर्ष स्तर के अफसरों के साथ ही रेगुलेटरी बॉडीज के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इसमें सरकारी और प्राइवेट बैंकों के प्रमुख भी मौजूद रहे। बैठक में सेंट्रल केवाईसी, खासकर सेंट्रल नो योर कस्टमर रजिस्ट्री के इस्तेमाल पर विचार किया। वहीं कस्टमर को बार बार केवाईसी प्रोसेस से इससे छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, सी केवाईसी के इस्तेमाल से कस्टमर और इन्वेस्टर्स को फाइनेंशियल सेक्टर में अलग अलग एनटीटी में इंटरेक्शन के पहले सिर्फ एक बार केवाईसी पूरा करना होगा। इससे इन्वेस्टर्स को अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कई बार केवाईसी की जरूरत नहीं रह जाएगी। उसके लिए निवेश या ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाएगा। इससे एम्प्लॉइज का बोझ घटेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी बार बार केवाईसी पर आने वाला खर्च बचेगा। इससे एक मजबूत डेटाबेस तैयार होगा जिससे रेगुलेटरी बॉडीज और दूसरी एजेंसियों को सही तस्वीर मिल सकेगी। वहीं यूनिक केवाईसी नंबर अलॉट होगा। CERSAI एक वैधानिक संस्था है जो RBI के तहत आती है। ट्रेडिशनल केवाईसी प्रोसेस में फिजिकल रूप से इंडिविजुअल को मौजूद रहने की जरूरत होती है, साथ ही उसे फिजिकल डॉक्यूमेंट देने होते हैं।